सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। कल मैंने एक सेट आप सभी तक भेजा था जिसमें मेरे द्वारा कहा गया था कि भारत के वन्यजीव अभयारण्य को आप लोग लिख लेंगे और अपने स्तर से थोड़ा सा उसको याद कर लेंगे। उसमें कंसेप्ट जैसा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था, बस उसमें याद राज्यवार आपको अभयारण्य को याद करना था। जैसे दुधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, इस तरह से। जैसे आपको याद होगा कि जैसे पंचमढ़ी है, जैसे उसमें देखिएगा मानस है। इस सब को थोड़ा सा देखना था। आपने लिख लिया होगा। आज हम उसके आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्वालिटी आप सभी तक सही पहुंच रही होगी। ठीक है। आज का जो हमारा शीर्षक है, टॉपिक है, चैप्टर है, उसका नाम है भारत का सिंचाई तंत्र। और सिंचाई तंत्र वनडे क्लास है, एक दिवसीय कक्षा में समाप्त हो जाता है। इसमें 3 प्रकार के तंत्रों की हम चर्चा करेंगे और साथ ही उसके रिगार्डिंग जो चुनौतियां हैं और परीक्षा के संदर्भ में उसके आलोक में जो प्रश्न आता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आज के शीर्षक को सबसे पहले कॉपी में नोट कर लिया जाए। हेडिंग में लिख दीजिए, भारत का सिंचाई तंत्र। भारत का सिंचाई तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आज का शीर्षक है। इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आज का शीर्षक रहेगा। यहां से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत किया जाए। साउंड क्वालिटी देखिए तो सही जा रही है सब तक आवाज? ठीक है। सबसे पहले सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझना होगा। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। और आगे चलकर एक खंड आता है उद्योग। औद्योगिक जगत में आप जब पढ़ेंगे तो वहां आपको इसकी महत्ता हरित क्रांति में स्पष्ट होगी। ध्यातव्य है कि जो भारत में उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग है वो कृषि में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कृषि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगला क्वेश्चन आप ही लोगों से मैं आज पूछूंगा, कृषि में कितना जल का उपयोग किया जाता है, कौन बताएंगे? देश में जितना पानी है उसका कितना परसेंट कृषि में उपयोग किया जाता है? 83%, 83%। इसको ध्यान रखिएगा। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। जितना जल हमारे पास उपलब्ध होता है उसका 83% सिंचाई में प्रयोग कर लिया जाता है। शेष जो 17% पानी बचता है उसका हम घरेलू, औद्योगिक और अन्य उपयोगों में उसका हम यूज करते हैं। कुछ सोच के देखिए कि घरेलू जल में कितना उपयोग होता है, कितने शहर हैं भारत में। उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसमें कितना पानी यूज होता है, लेकिन वो सब मात्र 17% है। हम कृषि को इतना अधिक दे रहे हैं। मैं इस खंड पर इसलिए भी जोर दे रहा हूं क्योंकि या तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, अथवा यदि हम कॉम्पिटेटिव सिलेबस में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ लें, 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसको देखिएगा। तो उसमें आपको दिखेगा कि कृषि पर एफर्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन उससे आमदनी सबसे कम है। और यही कारण है कि वो प्राथमिक क्षेत्रक में है, जबकि द्वितीय क्षेत्रक में क्या है? उद्योग है। तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र है। आप सभी सेवा क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। सबके मन में मनसा होती है भारत जैसे देश में कि मैं सरकारी क्षेत्र में हूं या किसी प्राइवेट के अच्छे सेक्टर में काम कर रहा हूं, यानी नौकरी करूं, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज इत्यादि जो भी है। तो सेवा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां लागत कम और आमदनी बहुत ज्यादा है। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक लोग भी लगे हुए हैं। लगभग आज भी भारत में 60 से 70% लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वह क्षेत्र इस देश को सबसे कम दे रहा है उसके हिसाब से। उसके पीछे कई कारक हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो 83% के सिद्धांत को लिख लिया जाना चाहिए। लिखिए। देखिए, भारत में उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग
भारत में उपलब्ध जल का सर्वाधिक उपयोग सर्वाधिक उपयोग उपयोग कृषि के क्षेत्र में होता है, जो लगभग 83% है। जो लगभग 83% है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि सिंचाई किसे कहेंगे। तो सिंचाई एक व्यवस्था है, सिंचाई एक कृत्रिम व्यवस्था है, आर्टिफिशियल मैनेजमेंट है, जिसमें यदि किसी भूमि को जल प्राप्त नहीं होता है तो उस भूमि को हम कृत्रिम तरीके से, चाहे नलकूप से, चाहे नहरों से, चाहे ट्यूबवेल से, या किसी और स्रोत के माध्यम से आर्टिफिशियल तरीके से जल प्रोवाइड करते हैं, बोरिंग लगाकर प्रोवाइड करते हैं। यह सब तरीका होता है। अब अगला क्वेश्चन फिर आप ही लोगों से है कि भारत में जितना सिंचित क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, उसका कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा है जिसको अपर्याप्त पानी मिलता है, या अपर्याप्त वर्षा का क्षेत्र भी कह सकते हैं उसको। आप कितना परसेंट क्षेत्र है, कौन बताएंगे? 35 to 37। एक और जवाब आया था, ज्योति कुमारी जी ने शायद किसी ने बताया था, कितना था? 62। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी का जवाब ज्यादा सही है। वैसे याद रखिएगा 2/3 क्षेत्र है, 2/3 क्षेत्र लगभग 66% के आसपास हो जाएगा। ठीक ही है, सही है। भारत में अभी मैं आपको मैप दिखाता हूं, एक मैप के माध्यम से आप बहुत क्लियर समझ पाएंगे। वो मैप देख ही लीजिए सभी अभ्यर्थी। इससे हमें पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह मैप दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, एक बार मुझे बता दीजिए कि क्लियर दिख रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है मैप में। यस, दिख रहा है, ठीक है। इस मैप को यदि हम गौर से देखते हैं तो हमें काफी चीजों का ज्ञान होता है। अब देखिए, इसमें कुछ कलर कोड किए हुए हैं, लिखा तो है ही यहां, लेकिन यदि आपको ना भी दिख रहा हो तो एक बार मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सीमाओं के बारे में आप जानते हैं, हम कैनाल्स की बात करेंगे, नहरों की बात करेंगे। इसमें जितना पीला रंग से दिख रहा है, लगभग जो हल्का येलो कलर का है, वह कैनाल का एरिया है, नहर का हिस्सा है। अब देखिए, एक तो इस साइड में आपको दिखेगा, फिर आपको इस खंड में दिखेगा, इंदिरा गांधी नहर वगैरह, हरी के बैराज जो भी है उसके आसपास का क्षेत्र आपको दिख जाएगा। कुछ हिस्सा यहां भी दिखेगा, कुछ हिस्सा यहां भी दिखेगा, पूरब में भी दिखेगा, समुद्र के तट में भी दिखेगा, कोस्टल में भी फिर दिखेगा। बीच बीच में जहां रेड मैंने कर दिया है, ये सब नहरों के हिस्से हैं। इन हिस्सों में हम नहरों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, बिखरा हुआ है पूरा। कुल मिलाकर आप यदि देखेंगे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो एक तो आपको हरिके बैराज का इंदिरा गांधी नहर का हिस्सा दिख जाएगा, जो ऊपर का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, और दूसरा आपको हैदराबाद के ऊपर कोस्टल प्लेन दिख जाएगा। ये क्षेत्र नहरों के क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लाल रंग से इसमें उद्धृत किया हुआ है, रेड कलर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, तो रेड कलर से जो उद्धृत किया हुआ है कुओं से सिंचाई है। इसमें खास करके मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो हिस्सा है, दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु इत्यादि का हिस्सा है, और नीचे का जो हिस्सा है, यह सब वेल के माध्यम से सिंचाई होता है यहां पर। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद एक ट्यूबवेल है, जो कलर्ड पार्ट बच गया है, जो कलर्ड पार्ट बच गया है, ये सब ट्यूबवेल का हिस्सा है। कलर्ड पार्ट का अर्थ है, हाँ, वेल तो देख लिया हमने। इसके बाद एक जो बच गया है इधर, छोटा वाला, ये ट्यूबवेल का हिस्सा है, इसको देख लीजिएगा। तो भारत में सिंचाई का जो हम पूरा मापन करते हैं, तो पाते हैं कि 2/3 क्षेत्र लगभग ऐसे हैं जो अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक मानसूनी जलवायु का प्रदेश है, और मानसूनी जलवायु के प्रदेश में केवल 4 महीने वर्षा होती है। 4 महीने के बाद का जो समय होता है
वो सुखाड़ का ही समय होता है। तो जब वर्षा ऋतु बीतती है उसके बाद कुछ महीनों तक उसका इफेक्ट बना रहता है, लेकिन उसके बाद जो ही ग्रीष्म ऋतु का प्रवेश होता है तो क्षेत्र में आप देखेंगे उन्हीं क्षेत्रों में सुखाड़ आने लगता है। और खास करके जो राजस्थान के साइड के क्षेत्र हैं या पंजाब हरियाणा के साइड के क्षेत्र हैं उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो वर्षा के जोन से बाहर बाहर के क्षेत्र हो जाते हैं। मानसून का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको भी देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की लाइन में क्या सब पड़ता है। बिहार पड़ता है तो बिहार में काफी बारिश होती है, नेपाल पड़ता है तो नेपाल में काफी बारिश होती है। उस रीजन में आप देखिएगा इस तरह से मानसून की हवाओं का रेंज है एक, इस रेंज में सबसे अधिक वर्षा होगी। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर यदि आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि योजना आयोग, जिसका वर्तमान नाम नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, तो योजना आयोग ने 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। एक सिंचाई परियोजना है जिसको हम कहते हैं बृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें 10,000 हेक्टेयर से ऊपर के जमीन को लेकर चला जाता है। एक है मध्यम सिंचाई परियोजना, 10,000 हेक्टेयर से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा, मध्यम में आ जाएगा। और एक परियोजना है उस कड़ी में जो लघु सिंचाई परियोजना है, वह 2,000 हेक्टेयर से कम के रेंज में आता है। इन 3 परियोजनाओं का आज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक आध बातों को लिख लेंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए। देखिए, भारत में मात्र 4 महीने तक वर्षा होती है। भारत में मात्र 4 महीने तक वर्षा होती है। वर्षा होती है जिसके कारण दो तिहाई क्षेत्र, दो तिहाई कृषि क्षेत्र, दो तिहाई कृषि क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का शिकार है। दो तिहाई कृषि क्षेत्र अपर्याप्त वर्षा का शिकार है। अपर्याप्त वर्षा का शिकार है। शिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में जल प्रबंधन, भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में जल प्रबंधन, जल प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस कड़ी में, इस कड़ी में विभिन्न कृत्रिम सिंचाई साधनों को देखा जा सकता है। इस कड़ी में विभिन्न कृत्रिम सिंचाई साधनों को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, जिस टाइम में सिंचाई परियोजनाएं बनी उस टाइम में नीति आयोग नहीं आया था। नीति आयोग मोदी जी के आने के बाद 2015 से प्रभावी है। उस समय में था योजना आयोग। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। आज भी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए। देखिए, योजना आयोग ने जल के कृत्रिम प्रबंधन के लिए, योजना आयोग ने जल के कृत्रिम प्रबंधन के लिए, कृत्रिम प्रबंधन के लिए सिंचाई योजनाओं को 3 भागों में बांटा है। सिंचाई योजनाओं को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। पहला, पहला
वृहत सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना। वृहत सिंचाई परियोजना। इसमें अब वृहत नाम ही है वृहत। वृहत का मतलब हुआ बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। इसका एरिया लिख दीजिए। इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। की जाती है। जैसे नहर, नहरों के माध्यम से सिंचाई। जैसे नहरों के माध्यम से सिंचाई। नहरों के माध्यम से सिंचाई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक तो यह पूछता है कि भारत में कृत्रिम सिंचाई परियोजना का शुरुआतकर्ता कौन है। उसका उत्तर होगा योजना आयोग। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक जो क्षेत्र है भारत में वो कितना है जो अपर्याप्त वर्षा का शिकार है। तो लगभग 2/3 को याद रखिए, 60% से ऊपर, जो भी दे दे ऑप्शन में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक पानी का प्रयोग कहां होता है। तो याद रखिएगा सिंचाई में होता है। इस कड़ी में यह भी ध्यान रखिए कि किस उद्योग में सबसे अधिक पानी लगता है, कौन बताएंगे। कॉपी के टॉप पर लिख दीजिए, शीर्ष पर। सबसे अधिक पानी की खपत कागज उद्योग में होती है। पूछेगा ये क्वेश्चन, डेफिनेटली पूछेगा। सबसे अधिक पानी की खपत कागज उद्योग में होती है, जबकि जबकि सबसे अधिक बिजली की खपत एल्यूमिनियम उद्योग में होती है। जबकि सबसे अधिक बिजली की खपत एल्यूमिनियम उद्योग में होती है। एल्यूमिनियम उद्योग में होती है, इसको याद रखिएगा। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और हाई फ्रीक्वेंसी पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। अब हमने सबसे पहले वृहद सिंचाई परियोजना को देखा और यह भी देखा कि यदि बड़ी सिंचाई परियोजना लानी हो तो नहरों के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि नहर से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो नहर में अव्वल राज्य कौन से हैं, यह पूछा जाएगा आपसे। लिख दीजिए, नहरों से सबसे अधिक सिंचाई। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई। और पॉइंट नंबर 1, नहरों से सबसे अधिक सिंचाई। पॉइंट नंबर 1, पहला राज्य। तो बता सकते हैं कि सबसे अधिक नहरों से सिंचाई किसमें होती है। कोई भी। कोई भी, एनीबॉडी। सबसे अधिक नहरों से सिंचाई किस राज्य को मिलती है। दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा, उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी का जो नहर है वो हरिके बैराज से निकलते हुए आता है। अब मैंने क्या पूछा कि सबसे अधिक सिंचाई कहां पर होती है, तो सिंचाई होने के लिए जमीन भी तो चाहिए। हरियाणा कितना बड़ा है नक्शा पर। ये रहा हरियाणा, इतना बड़ा हरियाणा है। और ये पूरा है यूपी। तो कौन बड़ा है, यूपी बड़ा है। तो एरिया में उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसके पास सबसे अधिक सिंचाई सिंचाई की परियोजना है। लिख दीजिए पहला में उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा होगा नहर वाले में। राजस्थान 3 नंबर पर चला गया है। लेकिन हाँ बताइए। हाँ ठीक है, गुजरात नहीं होगा।
राजस्थान तो है लिस्ट में, लेकिन राजस्थान तीसरे नंबर पर है, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश। अभी लिख दीजिए, उसके बाद नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश और 3 पर राजस्थान कर दीजिए। एक पॉइंट तो मैंने कभी लिखवाया था बांधों में कि जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है और जो बांध है, उसको किस व्यक्ति ने मंदिरों की संज्ञा दी थी? किसने कहा था? वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको भी संज्ञान में रखेंगे। ये एक बार शायद मैंने ये आप तक पहुंचा दिया है, पहले से भी आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। आगे चलते हैं, 3 हो गया, नोट में लिख दीजिए। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है, जिसका स्रोत हरिके बैराज है। जिसका स्रोत हरिके बैराज है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसका स्रोत हरिके बैराज है। हरिके बैराज है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 में लिखिए मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। देखिए, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होती है। सिंचाई होती है। इसका स्रोत इसका स्रोत नलकूप है। इसका स्रोत नलकूप है। ट्यूबवेल। आप देखते होंगे खेतों में ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि कभी पूछ दे कि भारत में किस कृत्रिम व्यवस्था के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है, वह कृत्रिम व्यवस्था नलकूप और कुआं है भारत में। क्योंकि नहरों की भी एक सीमा है। नहर को आप एक खास एरिया तक ले जा सकते हैं, विस्तारित क्षेत्र तक ले जा सकते हैं, लेकिन नहर को सभी जगहों पर नहीं ले जा सकते। जैसे रेलवे के ट्रैक को सभी जगहों पर नहीं ले जा सकते, लेकिन सड़कें सभी जगह जा सकती हैं, क्योंकि सड़कों का निर्माण रेलवे ट्रैक के निर्माण की अपेक्षा सस्ता है और टिकाऊ भी है। कम मेंटेनेंस है सड़कों में, रेलवे ट्रैक में ज्यादा मेंटेनेंस है। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को लिख ही दीजिए। नलकूप और कुआं से भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूप और कुआं से भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूप और कुआं से भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है। लगभग 57%। 57%। तो अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है?
सर्वाधिक। वह राज्य भी उत्तर प्रदेश है, लिख दीजिए। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में होती है। जबकि कुआं से सबसे अधिक सिंचाई जबकि कुआं से सबसे अधिक सिंचाई क्रमशः कुआं से सबसे अधिक सिंचाई क्रमशः गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में होती है। कुआं से सबसे अधिक सिंचाई क्रमशः गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में होती है। राजस्थान में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। देखिए, इसके अंतर्गत 2000 से कम हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत 2000 से कम हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। भूमि की सिंचाई की जाती है, जैसे कुआं और तालाब से। कुआं और तालाब से। कुआं और तालाब से। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई दक्षिण भारत में होती है। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई दक्षिण भारत में होती है। खास करके आपको जो रेड वाला एरिया दिख रहा है, या कुआं और तालाब का एरिया है, इसमें नीचे साउथ इंडिया की तरफ। कुआं से सॉरी तालाब से सबसे अधिक सिंचाई दक्षिण भारत में होती है। इसको याद रखेंगे। जैसे भी लिख दीजिए। ये देखिए, जैसे मैं आंध्र प्रदेश, एक तो आंध्र प्रदेश लिख दीजिए। हाँ, आंध्र प्रदेश। उसके बाद लिखिए दूसरा, तमिलनाडु और कर्नाटक। इस एरिया को देख लीजिए एक बार। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। इसके बाद लिखिए नोट। अब हमने अलग अलग प्रकार से तो देख लिया, नहर के हिसाब से देख लिया, ट्यूबवेल के हिसाब से देख लिया, कुआं और तालाब के हिसाब से देख लिया। अब समग्र देखेंगे, सब मिलाकर। इस सब मिलाकर यदि हम सिंचित भूमि की बात करें, तो कौन सा राज्य अव्वल है? कोई बताएंगे कौन सा राज्य अव्वल है सबसे अधिक? अभी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं इस आंकड़ों के बेस पर भी। इस सबसे अधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सिंचाई किस राज्य में होती है? जितना भी लिखा है उसके हिसाब से कहां होनी चाहिए? कोई भी। जितने राज्यों का नाम अभी लिखा है आपने, उसी में से कोई होगा। ये सब कुछ तो वही हमने लिखा है। उसके हिसाब से यूपी होगा एक नंबर पर, क्योंकि यूपी का क्षेत्रफल क्या है, बहुत बड़ा है। यूपी अकेले 4 राज्यों के बराबर क्षेत्रफल रखता है। पंजाब, हरियाणा और बिहार को मिला दीजिएगा तो एक यूपी होगा, इतना बड़ा है। लिख दीजिए नोट में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक सिंचित राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक सिंचित राज्य, पहला उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान और पंजाब तीसरा में। ठीक है, ये था एरिया के हिसाब से। लेकिन यदि प्रतिशत के हिसाब से कभी पूछेगा तो आंकड़े बदल जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत एक अलग चीज है। तो अगला लिख दीजिए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सिंचित राज्य। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सिंचित राज्य, सिंचित राज्य। इस नक्शा को देखकर बताइए कौन सा राज्य होगा। इसी में उत्तर छिपा हुआ है। 3 राज्य का नाम बताना है। पहले नंबर पर कौन सा होगा? एक ऐसा राज्य देख के बताइए जिसका पूरा एरिया सिंचित है, बिल्कुल छूटा हुआ नहीं है। कोई ऐसा राज्य खोजिए तो आप लोग खोज पाते हैं कि नहीं। एक ऐसा राज्य खोजना है जो पूरा कलर किया हुआ हो सिंचित रंग से। 3 ही रंग हैं इसमें मुख्यतः। कितना समय लगेगा? आप लोगों को अधिकारी बना दिया जाएगा तो कैसे काम करेंगे? ऑफिसर के टेबल पर यदि मैप रहेगा और इस तरह से चित्रांकन रहेगा तो नहीं पकड़ लेंगे। एक राज्य तो खोजना है जो पूरा सिंचित हो, उसका पूरा एरिया क्या हो, किसी कलर से रंगा हुआ हो। इतना हिंट दे दिया है। जल्दी से बताइए। मान लीजिए कि आप जिलाधिकारी हैं, आपके सामने यह मैप रख दिया गया, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे और मौन धारण कर लेंगे ऐसे ही। ऑप्शन बी, तपाक से जवाब देंगे। कौन सा होगा अर्चना जी? वेरी गुड, पंजाब, बहुत बढ़िया। देखिए, आप गौर से देखेंगे तो किसी भी राज्य को देखिए, कोई भी राज्य पूरा सिंचित नहीं है, कुछ ना कुछ एरिया उसका छोटा हुआ है। लेकिन पंजाब का क्या है? ये रहा पंजाब ऊपर में। पंजाब पूरा येलो है, पूर्ण सिंचित है। उसके बाद नंबर 2 पर यदि आप देखेंगे तो ये रहा हरियाणा। जहां मेरी उंगली है ये हरियाणा है। हरियाणा में थोड़ा ही व्हाइट है, बचा हुआ है, बाकी सब सिंचित है। ठीक है। इसके बाद यूपी को देखेंगे तो यूपी बहुत दूर तक सिंचित है। कुछ एरिया जो बिहार से सटा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश है, गोपालगंज का जिला पकड़ाएगा वहां पर सिवान के साइड का हिस्सा पश्चिमी चंपारण पकड़ाएगा वहां पर। तो ये सब बचा हुआ है, केवल वो भी थोड़ा बहुत तो है लेकिन बचा हुआ है। तो 1 पर हुआ पंजाब, 2 पर हुआ हरियाणा, 3 पर हुआ यूपी सबसे ज्यादा। लिख दीजिए, प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सिंचित राज्य। पहला, फर्स्ट, पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। हम आगे चलेंगे। 3 राज्य हो गया। अब ये देखते हैं कि फसलवार, यानी फसल के हिसाब से सबसे अधिक पानी किस फसल को चाहिए और सबसे कम किसको चाहिए। लिख दीजिए। देखिए, भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल क्षेत्र है। फसल क्षेत्र है, पहले क्षेत्र लिख लीजिए। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। यदि हम फसलों को मैप पर देखें तो किस फसल के एरिया में सबसे अधिक पानी हमें देखने को मिलेगा? सिंचित। सिंचित का मतलब यह नहीं कि फसल के जड़ में पानी लगा होगा हर समय। सिंचित का मतलब है कि पानी कृत्रिम तरीके से दिया जाएगा। यदि कृत्रिम तरीके से पानी दिया जाए तो सबसे बड़े एरिया में हम किस फसल को पानी दे रहे हैं, ये कौन बताएंगे? सबसे बड़ी एरिया में हम धान को नहीं दे रहे हैं। धान को कहां दे रहे हैं? बिहार में दे रहे हैं, बंगाल में दे रहे हैं, झारखंड में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में नहीं दे रहे हैं उतना, और हिस्सों में कम हो जाता है। साउथ इंडिया में चावल की प्रधानता है, पूर्वी भारत में चावल की प्रधानता है, लेकिन पश्चिमी भारत में नहीं है, वहां रोटी की प्रधानता है। लेकिन गन्ना एक ऐसा फसल है जो आपको हर जगह मिल जाएगा, और गन्ना का जो एरिया है उस एरिया में सबसे अधिक सिंचाई हम करते हैं आंकड़े के हिसाब से।
पूरे भारत की यदि हम बात करें, 2 नंबर पर करते हैं गेहूं, क्योंकि गेहूं यूनिवर्सल है पूरे भारत में। और 3 नंबर पर है चावल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि चावल का एरिया पूरे भारत में नहीं है। चावल का एरिया किधर होगा? तो बंगाल में बहुत ज्यादा है, बिहार में बहुत ज्यादा है, नीचे के राज्य इस खंड में है चावल। इस खंड में चावल की प्रधानता नहीं है। फिर इस खंड में उपयोग है, लेकिन उतना नहीं उपजता है। उपजता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं उपजता है, तो क्षेत्र कम हो जाता है उसका। लेकिन गेहूं का क्या है, लगभग एरिया में उसकी मेजोरिटी है। और गन्ना तो पूरे भारत में है, एक वर्षीय फसल है। ठीक है, गन्ना में सबसे बड़ा हिस्सा तो यूपी और महाराष्ट्र का ही आ जाता है। बताए भी थे एक बार कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन में 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन चीनी मिल अधिक होने के कारण जो चीनी उत्पादन है उसमें महाराष्ट्र भले ही गन्ना में 2 नंबर पर है, लेकिन चीनी में 1 नंबर पर चला आता है। क्योंकि गन्ने को 24 घंटा यदि आपने बंडल बांध के छोड़ दिया काटने के बाद, तो सूख जाता है, उतना चीनी फिर मिल नहीं पाता है। तो ड्यूटी मशीनरी के कारण आप मान सकते हैं, टेक्नोलॉजी के कारण महाराष्ट्र चीनी में 1 नंबर पर है। तो महाराष्ट्र और यूपी कितने बड़े राज्य हैं आप देखिए। ये पूरा खंड आ गया, ये पूरा खंड आ गया, और भी बहुत सारे खंड है। बिहार में भी जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो भी गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिख दीजिए, पहला में लिखिए गन्ना क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला में गन्ना, दूसरा में गेहूं, और 3 में चावल। चावल को धान भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आप लोग बताइए कि सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है भारत में? एक बार नजर दौड़ा के देखिए तो सबसे कम किसका है। लिख दीजिए, भारत में सबसे कम सिंचित भूमि वाला राज्य मिजोरम है। भारत में सबसे कम सिंचित भूमि वाला राज्य मिजोरम है। मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक राज्य है जिसने हाल ही में सबसे पहली बार भारत में जल बजट बनाया है। जैसे आपने सुना होगा रेल बजट, तो रेल बजट तो अब बंद हो गया। 1925 में रेलवे को जब हम पढ़ेंगे भारत में, वहां आप देखेंगे 1925 में अकवर्थ कमीशन के अनुशंसा के आलोक में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन 2018 आते आते उसको क्या किया गया, फिर से जो केंद्रीय बजट था उसमें मर्ज कर दिया कि अब रेल का बजट अलग से नहीं निकलेगा। तो अभी 2018 के बाद 19 से, शायद 19 से ही रेल बजट अलग अलग नहीं निकलता है, कंबाइंड निकलता है, संयुक्त निकलता है। लेकिन जल बजट की यदि हम बात करें तो एकमात्र राज्य है जिसने जल बजट शुरू किया अभी। कौन सा राज्य है वो? पानी कितना लगेगा सिंचाई में, उस पर बजट तैयार किया अपना, उसका अलग से फंड जारी करता है। वो है केरल। लिख दीजिए। देखिए, जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। जल बजट बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला राज्य केरल है। ठीक है, केरल है। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, भारत में जल नीति, वाटर पॉलिसी, भारत में जल नीति बनाने वाला राज्य मेघालय है। जल नीति बनाने वाला राज्य मेघालय है। ठीक है, देखिए अन्य बातें, अन्य बातें, वो अन्य बातों में सिंचाई की क्या चुनौतियां हैं इसको देख लेते हैं अलग से। पहला पॉइंट लिखिए, उत्तर भारत में कुल कृषि भूमि के, उत्तर भारत में कुल कृषि भूमि के 60% भाग पर सिंचाई होती है।
उत्तर भारत में कुल कृषि भूमि के 60% भाग पर सिंचाई होती है, जबकि जबकि प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर भारत में जबकि प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर भारत में यह आंकड़ा 30% से भी कम है। 30% से भी कम है। अब यदि कभी पूछा जाए कि भारत में जल प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जल प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज भी भारत के पास कोई ऐसी उन्नत जल संचयी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से वर्षा जल की विशाल मात्रा को एकत्रित कर सकें। तो परिणामतः होता क्या है कि वर्षा जल का एक बहुत मेजर पार्ट समुद्रों में चला जाता है और किसी काम का नहीं बचता है। फिर से बादल बनता है, फिर से बारिश होती है और फिर से प्रवाहित होकर सागर में बह जाता है। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, पिछड़ी हुई जल संचय व्यवस्था के कारण भारत में पिछड़ी हुई जल संचय व्यवस्था के कारण पिछड़ी हुई जल संचय व्यवस्था के कारण कारण अधिकांश वर्षा का जल समुद्रों में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, अति सिंचाई के कारण लवणीयता और क्षारीयता में वृद्धि होती है। अति सिंचाई के कारण लवणीयता और क्षारीयता में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए। नहरों के अंतिम छोर तक जल का न पहुंच पाना भारत में एक समस्या है। नहरों के अंतिम छोर तक जल का न पहुंच पाना भारत में एक समस्या है। भारत में एक समस्या है। इस प्रकार इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। अगला जो क्लास रहेगा ज्योग्राफी में ही रहेगा और वो क्लास मानसून होगा। तो जलवायु और मानसून को आप लोग पढ़ के आ जाएंगे। ICTZ इफेक्ट को पढ़ के आएंगे। एल नीनो को पढ़ के आप लोग आ जाएंगे। उसके बाद जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी जो मानसून, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है भारत में, पश्चिमी विक्षोभ जिसको मावट कहते हैं, मैंगो सवर्न, चेरी ब्लजम और नॉर्वेस्टर, इस सबको एक बार अपने स्तर से देख कर आ जाएंगे तो क्लास आपके लिए अधिक फलदायी होगा। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि मानसून किस तरह से बनता है, क्यों बनता है, मानसून के रेंज में कौन से जगह नहीं आते हैं और भारत में एक पार्ट मरुस्थल क्यों बन गया है। इस सब को वहां पर देखा जाएगा। साथ ही मानसून के प्रभाव, उसकी चुनौतियां, भारतीय कृषि पर मानसून का क्या प्रभाव है और उसके रिगार्डिंग और भी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती है उसको हम समेकित रूप से देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभरात्रि। सभी का धन्यवाद।